আজ হাফলং এলেন লাদাখের ষষ্ঠ তপশিল অনুসূচি জেলার দাবি জানিয়ে আশা আন্দোলনের অন্যতম নেতা সোনাম ওয়াংচুক। তার হাফলং আসার উদ্দেশ্য ছিল তিনি দেশের সবথেকে পুরানো ষষ্ঠ তপশিল অন্তর্ভুক্ত জেলা ডিমা হাসাওয়ের বিষয়ে অবগত হতে। এদিকে তিনি আজ হাফলংয়ে এসে প্রথম ষষ্ঠ তপশিল অন্তর্ভুক্ত জেলা ডিমা হাসাও স্থায়িত্বশাসিত পরিষদের সিএম দেবুলাল গরলোচার সাথে সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি তিনি পরিষদে সিএম সহ ইএমদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ষষ্ঠ তপশিল অন্তর্ভুক্ত এই ডিমা হাসাও জেলা এত সুন্দরভাবে পরিষদের তরফে পরিচালনা কিভাবে করা হচ্ছে সেই বিষয়ে অবগত হতে বৈঠক শেষে তিনি তার এই ডিমা হাসাও সহ কার্বি আংলং সাহিত্য শাসিত জেলা সফরের উদ্দেশ্য কি তা সাংবাদিকদের সম্মুখে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। হাফলং থেকে মঙ্কু দাসের রিপোর্ট। सर, आपका जो अभी जो टूर चल रहा है नॉर्थ ईस्ट पर 6 शेड्यूल के संदर्भ में, तो आप आज डिमा हासाओ पहुंचे, तो आपको कैसा लगा डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल में? यहाँ पर जो कि नॉर्थ कछारी ऑटोनोमस काउंसिल से भी जाता है। पहले तो ये बताएं कि हम असम में सीखने के लिए आए, क्योंकि कार्बी आंगलोंग में एक सेमिनार हो रहा था जो कि असम यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर कार्बी स्टडीज़ और ऑटोनोमस काउंसिल कार्बी आंगलोंग के सौजन्य से, तो हम उसमें भाग लेने के लिए आए, खासकर सीखने के लिए। और आज क्योंकि एक दिन हमारे पास था, तो हम यहाँ डिमा हासाओ में ऑटोनोमस काउंसिल का और नेता जो काउंसिल के हैं हमारे, उनका तजुर्बा अनुभव कैसा रहा है, संरक्षण जो 6 शेड्यूल का है उसके बारे में आए। तो हमें लद्दाख में हम आप लोगों को मालूम होगा कि हम अपने संस्कृति और पर्यावरण के बचाव के लिए 6वें शेड्यूल पर बातचीत कर रहे हैं केंद्र सरकार से। तो यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ हमारे लद्दाख के एपेक्स बॉडी के चेयरमैन शेरिंग साहब भी हैं। तो हम क्योंकि यही अभियान लद्दाख में चल रहा है, तो इस बारे में हम जानना चाहते थे कि जहाँ जहाँ ये प्रावधान है वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इस संविधान के इस प्रावधान से, जो कि हमारे पूर्वजों ने 1950 में रखा, उसके वजह से यहाँ की जनजाति संस्कृति, ज़मीन या फिर पर्यावरण, उन सब का काफ़ी बचाव हुआ है। हाँ, चुनौतियाँ ज़रूर हैं और उस पे और दोनों तरफ से वो होनी चाहिए बातचीत, और इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो यही सब हमने सीखा कि किस तरह से इस प्रावधान के वजह से इस असम के खासकर और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जनजातीय लोगों की संस्कृति का बहुत भला हुआ है, पर्यावरण का भी। सर, जो देखा जाए तो अभी जो आप इनोवेशन में काफी अच्छा, अब ये अलग अलग स्तर पे ज़रूरी है। सरकार के स्तर पे तो है कि जो नाजुक इलाके हैं उनका संरक्षण किया जाए, वो चाहे फिर लद्दाख हिमालय के पार हो या फिर यहाँ पूर्वोत्तर में कार्बी आंगलोंग हो, डिमा हासाओ हो या मध्य भारत में हो, जहाँ जहाँ नाजुक संस्कृति और पर्यावरण है उन्हें बचाया जाए। उसके लिए जो भी संवैधानिक प्रावधान है उसका इस्तेमाल किया जाए, नहीं हो तो बनाए जाएं, मगर सिर्फ सरकार तक ख़त्म नहीं होती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि इसमें हम और आप जो दर्शक हैं, आपके जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको भी अपना निभाना पड़ेगा। सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती है। हम जो जिस तरह से जी रहे हैं वो अगर कोई जिसकी सीमा नहीं हो, हम कंज्यूम किए जा रहे हैं, ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली, पानी, सीमेंट, ये सब अगर हम क्या कहें यूज़ या उससे भी ज़्यादा मिसयूज़ करते रहे तो सरकार नहीं बचा पाएगी। तो हमें बचाना होगा। सर, देखा जाए तो अब हमें फिर से वो जनजातीकरण वाली लाइफस्टाइल चूज करनी चाहिए या फिर हमें वही कॉन्क्रीट के साथ रहना चाहिए? देखिए, संतुलन चाहिए, संतुलन। इतनी भी पुरानी ना हो कि लोग बीमारी से मरें, भूखे मरें, बिना कपड़े बिना घर के मरें, मगर इतना भी ज़्यादा नहीं हो कि जो बम्बई दिल्ली में दिख रहा है कि कितना ही है खाने को, कितना ही है पहनने को, रहने को घर, और फिर भी उस घर में दुखी हैं लोग, और फिर भी उस घर में डिप्रेस होकर आत्महत्या की सोच रहे हैं।
तो संतुलन में हो तो बेहतरीन है, उससे आप भी खुशी से जी पाएंगे और जो पशु पक्षी हैं वो भी, और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी। अभी तो एक तरह से आज ही है और कल है ही नहीं, इस तरह से जी रहे हैं लोग, तो इससे किसी का भला नहीं होगा। तो आप जो गांव है यहाँ पर जो 6 शेड्यूल एरिया है, ज़्यादातर गांव से ही बसा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है, इसके बाद ऑटोनोमस काउंसिल। तो आप गांव के भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गाँव मैं को तो क्या कहता हूँ कि गांव ही भविष्य है। जो दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, वो भविष्य नहीं है। लंदन में हो रहा है, न्यूयॉर्क में, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। उसी के वजह से आप आज पूरा दुनिया बिखरने को पहुंचा है। आप समझ रहे हैं, कहा यह जाता है कि आने वाले 70-80 साल में आपके पानी के लिए युद्ध होगा, हवा आपके लिए सांस लेने लायक नहीं रहेगी। आज तक हम गलती से ये न्यूयॉर्क और लंदन का नकल कर रहे थे, सोच रहे थे इनको ज़रूर पता होगा, बहुत ज्ञानी है। अब पता चल रहा है वो कितना खोखला ज्ञान था, और सच्चा ज्ञान हमारे गाँव में, और वो भी जनजातीय गाँवों में। तो इसलिए जनजातीय संस्कृति को भारत की पारंपरिक ज्ञान, मौलिक ज्ञान, जिसे कहते हैं एंशिएंट विजडम, वो मान के हमें बहुत ही विनम्रता से सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम जी सकें आज भी और कल भी। तो ये सीख हमें न्यूयॉर्क लंदन से नहीं मिलेगी, दिमा हासाओ के गांव से मिलेगी, कार्बी आंगलोंग के गांव से, लद्दाख के गांव से मिलेगी। सिर्फ वो विनम्रता होनी चाहिए कि सीखना चाहिए, चाहे हम जितना खुद को शिक्षित माने, मगर वो शिक्षित उसी हिसाब के हैं, न्यूयॉर्क वाले, लंदन वाले। उसी हिसाब से जीना है तो और 5 पृथ्वी चाहिए भारत को ही, कि वो उनकी तरह जिए। तो और 5 पृथ्वी तो है नहीं, यही है जो भी है। तो इसलिए हमें ही बदलना होगा जीवन शैली। धन्यवाद। आखिरी में जो कल्चरल एक्सचेंज रहता है, तो अगर होना चाहिए युवाओं में, नेताओं में, महिलाओं में, ऐसे हमारे जो मौलिक संस्कृतियां हैं। देखिए, लद्दाख हो या दिमा हासाओ हो, ये बहुत पुराने भारत की प्राचीन संस्कृतियां हैं जो अभी बची हैं। मैं मानना चाहता हूँ बची हैं कितनी पता नहीं, मगर अगर हम ये कहें हम तो दिल्ली जैसे हो गए, बम्बई जैसे हो गए, तो फिर वो खत्म हो गई है। जो मौलिक संस्कृति है वही दुनिया को भी चाहिए, सिर्फ हमें नहीं, सिर्फ दिल्ली को नहीं, दुनिया को भी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो वो दिल्ली मुंबई का नकल करके नहीं,